चलिए देखिए अब आगे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वो लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें तो एक नौकर मिल गया भाई बिना पैसे का काम करने का, तो पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इस मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए में मारे मारे बेकार फिरे। मतलब ये रमेश के परिवार वाले लोग आपस में इस तरह की बात करते हैं इसको पढ़ाने के संबंध में। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया, मतलब टेक्निकल उसमें। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा, क्योंकि तकनीकी स्कूल से उसने तकनीकी की शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मोहन ने गांव से लखनऊ लौटकर क्या अनुभव किया, तो यही है कि मोहन ने मोहन जब गांव से वापिस लखनऊ आया तो उसने अनुभव किया कि रमेश का जो परिवार है उसके सभी सदस्य उसे आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। उन सभी की ये राय थी कि मोहन पढ़ाई छोड़कर कुछ तकनीकी काम सीख ले, क्योंकि पढ़े लिखे हजारों लाखों बीए में मारे मारे बेकार फिर रहते, ऐसा उनका सोचना था। और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे रमेश के परिवार के सदस्य क्या तर्क दे रहे थे, मतलब क्या राय दे रहे थे। तो रमेश के परिवार के सदस्यों की ये राय थी कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, वे नहीं चाहते थे कि मोहन आगे पढ़े। इस संबंध में वे तर्क देते थे कि हजारों लाखों बीए में मारे मारे बेरोजगार फिर रहे, अतः ऐसी पढ़ाई का कोई लाभ नहीं, ऐसी पढ़ाई से तो कोई हाथ का काम सीखना ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है रमेश ने मोहन का दाखिला कहाँ करवाया, तो रमेश ने मोहन का दाखिला अपने किसी परिचित के मतलब तकनीकी स्कूल में करवा दिया था। और नेक्स्ट है कि रमेश के इस कार्य से मोहन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये विशेष आता है। तो रमेश के इस कार्य से मोहन तकनीकी स्कूल की भर्ती होते ही मोहन का भविष्य चौपट हो गया एक तो, और पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनने वाला तेज बुद्धि मोहन वहीं सिमट कर रह गया। और थोड़े ही समय बाद वह अपने सारे सपनों को छोड़कर कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकरी पाने के लिए चक्कर लगाने लगा। रमेश द्वारा मोहन का दाखिला तकनीकी स्कूल में कराने से उसका भविष्य अंधकारमय हो गया, क्योंकि उसकी और उसके पिता की अफसर बनने की इच्छा थी, तो वो तो अब वहीं समाप्त हो गई अफसर बनने की इच्छा, और वहीं से उसका भविष्य अंधकारमय हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कि वहाँ लखनऊ में उनका बेटा क्या कर रहा है, रमेश का बिहेवियर कैसा है वहाँ पर, या रमेश की क्या सोच है उसके प्रति। और मोहन ने कभी अपने पिताजी को नहीं बताया, क्योंकि वो अपने पिताजी को दुखी नहीं करना चाहता था और उनके सपनों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्हें सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग यानी सपना टूटने की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा, मतलब सेक्रेटरी बन गया है किसी विभाग का। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था। उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन
और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। ये मतलब वापस वर्तमान में लौट आए, दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे थे। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता, ऐसा धनराम ने मोहन से कहा। तो मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। क्योंकि धनराम को अभी मालूम नहीं है, उसे तो यही है कि भाई मोहन अच्छी पोस्ट पर है, सेक्रेटरी है, और धनराम को भी नहीं मालूम कि मोहन हंसुआ लेकर क्यों आया है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। टोले यानी टोली यानी ग्रुप। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना भी पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। मतलब कहने के उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के पास किसी कारण से आते भी थे तो तुरंत अपना काम बोला और तुरंत चले जाते थे। वहां रुककर बैठना, गपशप करना या हमारी तुम्हारी सुनाना, ऐसा कुछ भी वो नहीं करते थे, क्योंकि वो ऐसा अपनी शान के खिलाफ समझते थे उच्च वर्ग के लोग। तो ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमझ में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। मतलब धनराज उसके मोहन के बदले हुए व्यवहार को समझ रहा था। मन ही मन उसके अंदर हलचल मच रही थी, लेकिन वो उससे खुलकर कुछ पूछ भी नहीं सकता था। देखिए आगे, लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी होती है ना, वो गरम तपेली या कुछ पकड़ने की संडासी, जिसे लोहे का टुकड़ा पकड़ा जाता है कूटने के लिए। सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर, इतनी देर तो उसे संकोच लग रहा था, त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। ये काम मोहन ने किया धनराम से लेकर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेंगे। ये तो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है कि देखो, मोहन धनराम के ऑफर पर किस काम से गया था, मतलब ऑफर यानी उसकी दुकान पर। तो मोहन अपने खेतों के किनारे उगाई घास को खोदने के लिए, वो जो दराती है उसको तीखा कराने के लिए वो धनराज की दुकान पर गया था। मतलब रास्ते में उसने देखा कि उसके हंसुए की धार कुंद पड़ गई। वह हंसुए की धार तेज कराने के उद्देश्य से धनराम के ऑफर पर गया। धनराम किस कार्य को करने का प्रयास कर रहा था और सफल नहीं हो रहा था? तो धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोल मोड़ने का प्रयास कर रहा था। उसने एक हाथ से संडासी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े से लोहे पर चोट करना चाहा, परंतु निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा सही ढंग से मुड़ नहीं रहा था। वह कई बार इस कार्य को करने का प्रयास कर चुका था, पर सफल नहीं हो पा रहा था। मोहन ने क्या किया? फिर मोहन ने कुछ देर तक धनराम को ये सब करते हुए देखता रहा। अचानक वो उठा और उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम से हथौड़ा ले लिया और एक नपी तुली चोट की उस पर, मतलब उस लोहे के टुकड़े पर। उसके बाद उसने अपने हाथों से धोखली को फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोक ठोक कर एक बिल्कुल सिस्टमेटिक गोले के रूप में बदल दिया, एकदम व्यवस्थित। मोहन के किस कार्य से धनराम हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। मतलब
तो साधारण तौर पर तो वैसे ब्राह्मण समुदाय के जो लोग होते हैं वो शिल्पकार टोले में आना सही समझते ही नहीं है। पर जब मोहन ने स्वयं शिल्पकारी का कार्य किया और लोहार की भट्टी पर बैठकर अपने हाथों से लोहे का स्पर्श किया तो धनराम मोहन के इस कार्य से आश्चर्यचकित हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी पैराग्राफ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे आपको कॉपी में करने हैं। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ, मतलब मोहन ने धनराज से ये जो भी काम किया वो इतनी जल्दी और इतना तरीके से किया कि धनराज तो देखता ही रह गया, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, मतलब शंकालु दृष्टि से वो धनराम देखने लगा। अब नेक्स्ट देखिए आगे, धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक यानी जो सर्जरी करता है ना किसी की, वो सर्जक, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो देखिए अब चैप्टर समाप्त हो गया है ये कहानी, पर एंड में भी इससे क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे ये जो गद्यांश है इसका मेन संदर्भ स्पष्ट करना है। तो जैसे इसका मेन संदर्भ यही है कि भाई मोहन इसकी दुकान पर हंसुए की धार तेज कराने के बाद लोहे की एक मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने का प्रयास करता है। वह बार बार कोशिश करके भी उस कार्य में सफल नहीं होता है। तभी मोहन उसके हाथ से हथौड़ा लेकर धोपनी फूंक कर और लोहे को पीट कर बड़े ही सरल भाव से वह कार्य कर देता है। धनराम अवाक होकर उसकी ओर देखता रह जाता है। ये मतलब इसका मेन संदर्भ तो यही है। धनराम किस कारण असमंजस में था? तो धनराम ब्राह्मण टोले के युवक को उसके ऑफर पर बैठकर कारीगरी का कार्य करते देखकर असमंजस में था। वैसे तो ब्राह्मण समुदाय के लोग शिल्पकार समुदाय में आना उचित नहीं समझते थे। जब मोहन ने धनराम की भट्टी पर बैठकर लोहे को पकड़कर उसकी छड़ को मोड़ा तो धनराम आश्चर्यचकित रह गया। वह शंकित होकर इधर उधर देखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन को किस बात की संतुष्टि थी? तो मोहन ने लोहे की एक मोटी छड़ को गलाकर उसे बहुत सुंदर गोलाई में मोड़ दिया था। वह अपनी कारीगरी से संतुष्ट था। वह बार बार बड़े बड़े संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले यानी उस गोल सर्कल को, त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि वह कारीगरी भी बड़ी कुशलता से कर सकता है, मतलब जो उसने सीखा है उसे भी वो बड़ी अच्छी से कर सकता है। यहाँ मोहन की किस विशेषता का पता चलता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ मोहन के विषय में यह पता चलता है कि वह जातीय आधार पर भेदभाव नहीं करता। जैसे धनराज निम्न जाति का है, वो उच्च जाति का, तो उसने उसके हाथ से लेकर काम करना शुरू कर दिया। तो इससे इसकी एक विशेषता तो यह है मोहन की कि वह जातीय आधार पर भेदभाव नहीं करता। दूसरा यह कि धनराम और अपने में कोई भेद नहीं समझता वह। इसी कारण वह धनराम के ऑफर पर केवल बैठता ही नहीं बल्कि उसकी भट्टी पर काम करके बहुत संतुष्ट भी होता है। वह जातिवाद को उचित नहीं समझता है। आपकी कहानी यहीं समाप्त होती है। चलिए अब देखते हैं अपन अभ्यास कार्य, मतलब इनके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन घन 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 यानी हथौड़ा, भारी हथौड़ा चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसका आंसर आप पेज नंबर 59 का सेकेंड पैराग्राफ इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 59 पर सेकेंड पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर है। उसमें से आप छांट कर इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा, इसलिए मैं इसका नहीं बता रही हूँ। सेकेंड, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता है? ये है, वो इसलिए नहीं समझता है कि
मोहन धनराम से कहीं ज्यादा कुशाग्र बुद्धि का बच्चा था और मोहन ने कई बार मास्टर साहब के आदेश पर अपने हमजोली धनराम को मतलब छड़ी से भी मारा, मतलब छड़ी भी लगाई, उसके कान भी खींचे, उससे उठक बैठक भी लगाई। यह सब होने पर भी धनराम मोहन के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखता था। मतलब इतना मोहन ने धनराम के साथ इतना किया तो भी धनराम के हृदय में उसके प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं था और न ही वो उसे अपना प्रतिद्वंदी मानता था। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके मन में बचपन से ही ये बात बैठ गई थी कि मोहन उच्च जाति का है और वह निम्न का। मोहन का उस पर अधिकार है, मतलब इस तरह से शोषण करने का अधिकार है, ऐसी साइकोलॉजी उस धनराम की बन चुकी थी। इसके अतिरिक्त मास्टर साहब का भी यही कहना था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। मास्टर साहब भी मोहन पर ही ज्यादा फोकस करते थे, उसे मोहन के प्रति उच्च भाव रखने पर मजबूर कर देता था वो वातावरण। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थी और वो अपनी हद जानता था। इसी कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। थर्ड क्वेश्चन, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता और क्यों? यही कि भाई जैसे मोहन ब्राह्मण जाति का है, धनराम लोहार जाति का, और जनरली ब्राह्मण जाति के लोग शिल्पकार अर्थात लोहार जाति या निम्न जाति के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं रखते हैं। और जब मोहन धनराम की दुकान पर काम पूरा होने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा तो उसे आश्चर्य हुआ। इससे अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब मोहन ने धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोट करके धोकनी को फूंक कर लोहे को 2 बार भट्टी में गर्म किया और ठोक पीट कर उसे एक व्यवस्थित गोले का रूप प्रदान किया। तो मोहन ने समाज के सभी जाति भेदभाव को भुलाकर एकदम नया काम किया। ब्राह्मण खानदान के एक युवक का लोहार की भट्टी पर बैठकर काम करना धनराम को बार बार आश्चर्य में डाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? तो देखिए भाई, इसका आंसर, मोहन एक मेधावी बालक था। वह जब गांव के स्कूल में पढ़ता था तो वो अपनी कक्षा का नहीं कि तो अपने पूरे स्कूल का मॉनिटर था। उसके पिता उसे बिरादरी के एक संपन्न युवक के साथ लखनऊ भेजते हैं, मतलब उन्हीं की जाति के एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार युवक के साथ लखनऊ भेजते हैं जो है रमेश। तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। लखनऊ पहुंचने पर वह सारा दिन घर के कामों में लगा रहता है। रमेश जो उसे अपने साथ लेकर आया था वह भी उसे घर का नौकर से अधिक महत्व नहीं देता। शहर के एकदम नए वातावरण और रात दिन के कामों में व्यस्त के होने के कारण कुशाग्र मोहन वहां पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया और धीरे धीरे वह अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता करने लग गया। इस प्रकार गांव से शहर आने के बाद उसके जीवन की धारा ही बदल गई। नेक्स्ट 5, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों कहा? तो देखिए, धनराम एक निम्न जाति का लड़का था। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था क्योंकि उसे वैसा वातावरण भी नहीं मिला। उसे स्कूल के बाद अपने पिता के साथ काम करना पड़ता था तो सब पढ़ाई में टाइम भी नहीं मिलता था। तो पढ़ाई में जब उसे एक दिन सवाल नहीं आया तो मास्टर साहब ने उसे कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, कहने का मतलब भूसा भरा है, तो विद्या का ताप कहाँ लगेगा, मतलब विद्या की गर्मी कहाँ से पहुंचेगी। इसमें मास्टर साहब के इसी कथन को लेखक ने जुबान का चाबुक कहा है। स्पेशल ध्यान रखना कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, इसमें इस कथन को मास्टर साहब ने जुबान का चाबुक कहा है। मतलब इस कथन ने चमड़े के चाबुक से भी गहरी चोट की। तो चमड़े के चाबुक से तो शरीर पर चोटें होती है जिसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन जबान के चाबुक से हृदय पर चोट होती है जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता है। और इस चाबुक की मार धनराम के दिमाग में
बैठ गई। वह पढ़ लिख नहीं सकता और उसे तो अपने पुश्तैनी लोहागिरी के काम को ही करना है। जुबान से निकले शब्दों को चोट अक्सर गहरी होती है। मास्टर साहब के इस कथन ने भी धनराम पर गहरा प्रभाव डाला। कहने का मतलब ये चोट उसके हृदय पर लगी। नेक्स्ट 6 वाला, बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? तो ये क्वेश्चन तो आप स्वयं पढ़कर, पूरे चैप्टर को पढ़कर स्वयं करेंगे। 6 का 1 और 6 का 2 कि बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? ये आप पूरा कहानी को वापस पढ़ेंगे और इसको करेंगे। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया, किस प्रसंग में कहा गया, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। 6 वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, इजी है। कहानी को वापस पढ़ेंगे पूरा तो ये 6 क्वेश्चन अपने आप आपको आ जाएगा। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए आप। अब देखिए पाठ के आसपास, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें। मतलब गांव तो वो जिस गांव में रह रहा है, वो शहर और मतलब लखनऊ। तो कहानी में मोहन को गांव और शहर दोनों जगहों पर संघर्ष करते दिखाया गया है। गांव में वो पढ़ाई के लिए कभी नदी पार करके दूसरे गांव जाता, कभी उसे अपने पिता के यजमान के घर रहना पड़ता। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण गांव में दुखी रहता। दूसरी ओर शहर में जाकर उसका संघर्ष बढ़ जाता है। नौकरों के मतलब रमेश के घर में उसके नौकरों के समान काम लिया जाता, जिसके भीतर छिपी हुई प्रतिभा का हनन होता है। गांव का मेधावी छात्र शहर में काम में दबे रहने के कारण सामान्य छात्र बन जाता है। धीरे धीरे उसका भविष्य अंधकारमय होता चला जाता है। गांव में मोहन का जीवन बहुत सरल और सहज तरीके से चल रहा था। गांव के लोगों में उसका आदर होता था, परंतु शहर में उसकी हैसियत नौकरों जैसी थी। रमेश के घर का सारा काम करते करते ही उसका सुनहरा भविष्य चौपट हो गया था। इसमें आप ये लिखेंगे। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों, खूबियां यानी उनकी अच्छाइयां, खामियां यानी उनकी कमियां पर विचार करें। ये भी आप स्वयं लिखेंगे। इसमें आपको यही बताना है कि भाई जैसे त्रिलोक सिंह मास्टर जो है गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं। इस कहानी में मोहन और धनराम की बातचीत से ही उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। मास्टर त्रिलोक सिंह की विशेषताएं तो ये है कि वो विषय में विचार करें तो ये कहा जा सकता है कि गांव के बच्चों में उनका पूरा रोब था। मतलब सब बच्चों पर उनका कंट्रोल था। उन्होंने सभी बच्चों को अनुशासन में बांध रखा था। उनके स्कूल में प्रवेश करते ही सभी बच्चे जो मस्ती करते, धमाचौकड़ी करते, शांत हो जाते और चुपचाप प्रेयर के लाइन में लग जाते थे। वे बच्चों पर जितना क्रोध करते उतना ही प्रेम भी करते थे और ये तो उनकी विशेषताएं थी। दूसरी ओर यदि मास्टर त्रिलोक सिंह की खामियों पर विचार किया जाए तो उनमें सबसे बड़ी कमी यह कि वे जाति भेदभाव से ग्रस्त थे। जाति अंतर तो करते ही थे ना, जब तो धनराज और मोहन में किया उन्होंने। उनमें ऊंच नीच की भावना अधिक थी। मोहन उच्च जाति का था, इसलिए वे उससे विशेष लगाव रखते थे और उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराज निम्न जाति का था, इसी कारण मास्टर साहब उसे भला बुरा कहते रहते थे। यदि मास्टर साहब ने धनराम को बचपन से कड़े शब्द न कहे होते तो संभव था कि वो भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता। अंत में कुल मिलाकर यही है कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी जो है उनका व्यक्तित्व खूबियों और खामियों दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट 3, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? हो सकता है इस कहानी का और अन्य अंत कि भाई जैसे जब रमेश के साथ मोहन लखनऊ चला जाता है तो उसके बाद घर के कामों में खूब व्यस्त रहने के बाद वह खूब मेहनत करके पढ़ सकता था। तो दिन रात एक करके उच्च शिक्षा प्राप्त करता और अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर अफसर भी
बन सकता था, तब कहानी का अंत होना चाहिए था। कहानी के ऐसे अंत से विद्यार्थी यह शिक्षा लेते हैं कि कठिन परिश्रम और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ निश्चय करने वाला व्यक्ति असंभव लक्ष्य को भी पा सकता है, अगर वो ये वाला अंत होता तो। साथ ही कहानी के अंत में रमेश को पश्चाताप करता हुआ बताया जाना चाहिए था, जिससे इस प्रकार की जो सोच रखते हैं, रमेश जैसी और भी व्यक्ति जो सोच रखते हैं, उन लोगों के लिए एक सबक मिल जाता। पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह कर्म यानी लोहे के काम करने वालों से संबंधित है। किसका क्या प्रयोजन है, मतलब किसका क्या उद्देश्य, किसका क्या काम है, शब्द के सामने लिखिए। मतलब क्या चीज क्या काम आती है। दोकनी, तो दोकनी लुहार जो होते हैं उनकी आग दहकाने, मतलब आग को और तेज करने वाली नली, जिससे लोहा गलाया जाता है। मतलब एक हाथ जितना लंबा लोहे का पाइप होता है, जिससे फूंक मारकर वो अपनी भट्टी में आग को और तेज करते हैं। तो इसके लिए आपको यही लिखना है कि लुहार की भट्टी की आग दहकाने वाली नली, जिससे लोहा गलाया जाता है। दराती, तो दराती लोहे का ऐसा औजार है जिससे घास काटा जाता है। यह अर्ध चंद्रमा के आकार की होती है। सड़सी, संडासी, अधिकतर के घर में होती भी है। संडासी तो हम लोगों के घर में भी होती है। लोहे का कैंची नुमा, मतलब कैंची के जैसा एक औजार है जिससे लोहे को मजबूती से पकड़ा जाता है। वो तो लोहा लोग पकड़ते हैं, और अगर अपने घर में होती है तो हम गरम तपेली या गरम बर्तन को उस संडासी से पकड़ते हैं। आफर, आफर ऐसी जगह जहाँ लोहे का काम होता है अथवा लोहार की दुकान। हथौड़ा, तो हथौड़ा लोहे को कूटने पीटने के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार। ये भी आपको कॉपी में करना है। अब देखिए सेकेंड पाठ में काट छाट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई 5 शब्द काट छाट कर, तो जैसे लिखिए आप उलट पलट। उलट पलट गया ना इसमें शब्द उलट पलट, तो इसका वाक्यों में प्रयोग करना है कि सुरेश बार बार इतिहास की पुस्तक के पन्ने उलट पुलट कर रहा था, किंतु उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये तो एक। सेकंड वाला देखिए उठा पटक, इसका प्रयोग देखिए। माता पिता के घर में न होने के कारण बच्चों ने खूब उठा पटक मचा दी थी। 5 बनाने ना। थर्ड देखिए खा पी कर, हम सुबह होते ही खा पी कर खेलने चले जाते हैं। और फोर्थ वाला देखिए पढ़ लिख कर, मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहता था। और घूम फिर कर नेक्स्ट, तो तुम दिन भर घूम फिर कर शाम को घर आ जाना। ये इनसे वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं अपनी इच्छा से भी, जरूरी नहीं कि मैंने बोले वही वाक्य लिखे, आपको जो अच्छे लगे, लेकिन वाक्य सार्थक और व्यवस्थित होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है। उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग हुआ है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए। ये रहने दीजिए, ये कॉपी में नहीं करना है, ये आता नहीं है। वैसे तो यहाँ पे बूते का प्रयोग देखकर बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा, मतलब ये काम उनके बस का नहीं रहा। एक बार तो यहाँ पर हुआ, या दूसरी बार यहाँ पे आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। ये भी उन्हीं का कथन है, मतलब मोहन के पिता का, और मतलब उनके बस की नहीं है अब। थर्ड नंबर यहाँ पे हुआ दान दक्षिणा के बूते पर, मतलब दान दक्षिणा के आधार पर ही वे किसी तरह परिवार का पेट भर पाते थे। तो ये वैसे कॉपी में नहीं करना है आपको, सिर्फ मैंने बता दिया ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए 4, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा
लिखिए। मतलब ये आदेश जब मोहन रमेश के साथ लखनऊ गया था तो वहां उसके परिवार वालों ने उसे दिए थे। तो आप इसमें सर्वनाम का प्रयोग, आप सर्वनाम का प्रयोग इस्तेमाल करना है, केवल आप सर्वनाम का। तो ये हटा दीजिए। अब जैसे मोहन मोहन तो लिख दीजिए ना, आप बाजार से थोड़ा दही तो ला दे। आप बाजार से थोड़ा दही तो ला दे, या आप ये कपड़े धोबी को दे तो आओ। सेंटेंस को वापस करेक्ट भी करना है आप सर्वनाम लगा के। आप 1 किलो आलू तो ला दो। इस प्रकार से इसको करेक्ट करते हुए बुक में ही लिख लेना, इसको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी शब्द संपदा यानी ये सारे शब्दार्थ आप स्वयं पढ़ लेना। ठीक है, आपका ये चैप्टर यही खत्म हुआ, मतलब ये कहानी यही खत्म हुई। वापस आप इसको 1 बार 2 बार पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर को और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।